गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा कहते किसको हैं। तो शुरू करते हैं संज्ञा के भेद और संज्ञा की परिभाषा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कहते किसको है? तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, सबकी अपनी एक पहचान होती है और उसकी पहचान हम किन्हीं न किन्हीं नामों के द्वारा संबोधित करते हैं। तो वो नाम ही क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे नदी, नदी क्या है? संज्ञा है। मनुष्य क्या है? संज्ञा है। पर्वत क्या है? संज्ञा है। ठीक। तो किसी वस्तु, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, जैसे देश एक स्थान है, चाहे भारत देश, अमेरिका या बनारस, अयोध्या एक स्थान है, चाहे स्थान का नाम हो या तो फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा की पुनः एक बार परिभाषा बता देते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हम एक ऐसा फिगर बना लेंगे। तो संज्ञा के कुल हम लोग पढ़ेंगे 5 भेद। कौन कौन? पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर में क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। और आखिरी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक। पुनः एक बार समझें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक। वैसे जातिवाचक संज्ञा के अंग के रूप में ये 2 संज्ञा आती है। ठीक। मूल जो संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो मूल संज्ञा कितनी होगी? 3। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन ये 2 संज्ञा जो हम लिखे हैं, ये 2 संज्ञा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर नाउन। तो आइए एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या हो जाएगा? आप लोग नोट कर लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो। पुनः एक बार समझें। वह शब्द जो किसी विशेष एक का बोध कराता हो। कितने लोगों का? एक लोगों का। चाहे एक व्यक्ति का बोध कराता हो, चाहे एक वस्तु का बोध कराता हो, चाहे एक स्थान का बोध कराता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुनः एक बार मिला के बोल देते हैं। क्या हो जाएगा? वह शब्द
जो किसी व्यक्ति विशेष एक का बोध कराता हो, चाहे वह वस्तु का हो, चाहे वह स्थान का हो, चाहे वह वस्तु का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम यहां पे कह दें, यहां लिख देते हैं, कहते राम। राम क्या है? एक का बोध है, यानी राम। तो यहां राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर एक हम पंक्ति बना दें कि लड़कों में राम सबसे अच्छा लड़का है। अब जो लड़कों हमने बोला है, तो लड़कों में यानी कई लड़के हैं। अब कई लड़कों में मैंने किस लड़के को चुना? कितने लड़कों को? एक लड़के को चुना। तो लड़कों में राम अच्छा लड़का है, तो राम कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम दे दें, एग्जाम्पल लीजिएगा पर्वत। तो पर्वत क्या हो जाएगा? अब आपके दिमाग में आएगा कि पर्वत हम नाम ले लिए तो पर्वत व्यक्तिवाचक में होगा। नहीं, पर्वत व्यक्तिवाचक में नहीं होगा। क्यों? अब दिमाग लगाइए कि जैसे पर्वत हम सुनते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि किस पर्वत की बात की जा रही है। संसार में तो कई पर्वत हैं, छोटे पर्वत हैं, बड़े पर्वत हैं, कई लोगों का नाम भी है, एवरेस्ट है कि हिमालय है कि गौरी शंकर, कौन सा पर्वत है? तो इसमें एक का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये पर्वत जो है ये व्यक्तिवाचक में न होकर के जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम नाम ले लें कि हिमालय पर्वत, तो बताइए हिमालय पर्वत में क्या मैं संसार के सभी पर्वतों को कह रहा हूं? नहीं, यानी पर्वतों में मैं एक पर्वत, विशेष पर्वत का नाम ले लिया हूं हिमालय, इसलिए हिमालय पर्वत किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे नदी, अब नदी कह देंगे तब वही डिफिनेशन हो जाएगा कि नदी हमने कह दिया, तो एक नदी कहने से हमारे दिमाग में चलता है कि किस नदी की बात की जा रही है। ये डाउट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए नदी व्यक्तिवाचक में न होकर के नदी जातिवाचक में हो जाएगी। लेकिन वही हम कहते गंगा नदी, फिर तो गंगा नदी मैंने एक विशेष नदी का नाम लिया है, इसलिए गंगा नदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में। कावेरी नदी, कृष्ण नदी, यानी जब हम विशेष नदी की बात करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम एक और बात कर लें कि मनुष्य, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। ठीक, तो मनुष्यवाचक में राम, श्याम, मोहन या गंगा नदी, हिमालय नदी या फिर हिमालय पर्वत, ये आप कह सकते हैं। अब दूसरा क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या विशेषता है? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जातिवाचक परिभाषा ध्यान से समझेंगे। वह शब्द जो किसी विशेष एक का बोध न करा करके उसके संपूर्ण वर्ग समूह का बोध कराता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। फिर से डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह शब्द जो किसी विशेष एक का बोध न करा करके उसके संपूर्ण वर्ग का बोध कराता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब लड़का, हमने लड़का कह दिया, तब बताइए लड़का हमने कह दिया तो क्या लड़के में किस लड़के की बात की जा रही है? ये तो क्लियर नहीं है। तो संसार में जितने भी लड़के हैं उस लड़के के शब्द में सारे लड़के आ जाएंगे, यानी लड़का वर्ग का, लड़के जाति की जितने भी लड़के आ जाएंगे सभी को कहा गया है, इसलिए लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। उसी प्रकार लड़की, एक लड़की शब्द कह देने से संसार में जितनी लड़कियां हैं सब आ जाएंगी, तो लड़की भी जातिवाचक में हो जाएगी। अब हम यहाँ कहते हैं मनुष्य, अब मनुष्य कह दिए तो मनुष्य कहने से संसार में जितने भी मनुष्य वर्ग हैं सब शामिल हो जाएंगे, तो मनुष्य भी किस में हो जाएगा? जातिवाचक में हो जाएगा। मानव कह लें तो मानव जितने हैं सब जातिवाचक में हो जाएंगे। पर्वत कह लेंगे, संसार में जितने पर्वत हैं वो सब किस में हो जाएंगे? जातिवाचक में हो जाएंगे। नदी कहेंगे तो अब ये तो क्लियर हो नहीं पा रहा है किस नदी की बात की जा रही है, तो संसार में जितनी भी नदियां हैं सारे नदियों को कही जा रही है, इसलिए यह किस में हो जाएगा? जातिवाचक। और वैसे भी अगर हम ब्राह्मण कह लें तो ब्राह्मण जाति हो गई जातिवाचक में, ठाकुर कह लें ठाकुर जाति में, मौर्य कह लें मौर्य, ये सब जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। ठीक, अब
तीसरे नंबर में क्या है, समूहवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, वह शब्द जो किसी विशेष वर्ग जाति का बोध न करा करके एक समूह का बोध कराता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक। फिर समझिए क्या होता है, इसमें तो वर्ग समूह का बोध करा रहा था, वर्ग जाति का बोध करा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, वह शब्द जो किसी विशेष वर्ग का बोध न करा करके एक समूह का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक। जैसे हम कह लें भीड़। अब भीड़ में बताइए किसकी भीड़ होगी, क्या लड़के की भीड़ होगी, लड़कों की केवल, या लड़कियों की, नहीं, इसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, यानी छोटे बड़े सबकी भीड़, जिसमें एक विशेष जात के भी लोग नहीं होते, इसमें हर एक वर्ग, छोटा बड़ा बूढ़ा अमीर गरीब सब शामिल होते हैं, इसलिए भीड़ क्या हो गया, समूहवाचक। पंचायत, पंचायत क्या है, समूहवाचक है। समुदाय क्या है, समूहवाचक है। समिति क्या है, समूहवाचक है। शिक्षक क्या होता है, समूहवाचक है। डॉक्टर क्या होते हैं, समूहवाचक में आते हैं। इसलिए समूहवाचक की परिभाषा यही होगी कि वह शब्द जो किसी विशेष वर्ग जाति का बोध न करा करके एक समूह का बोध कराते हो, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, नाउन। और द्रव्य को हिंदी में क्या, द्रव मतलब द्रव पदार्थ। इसको डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द्रव। ठीक, यानी द्रव पदार्थ से क्या कहलाते हैं। जैसे अब लोहा बनता है, तो लोहा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो लोहा गलाते हैं तो द्रव बनता है, तब उस द्रव से हम जो भी आकार देना चाहेंगे उससे बना लेंगे। अब हम सोना बनाना चाहेंगे तो सोना का कोई आकार अगर देंगे तो सोना को क्या करते हैं, पहले उसको गलाते हैं, पिघलाते हैं। तो जब पिघलाते हैं तो क्या बनता है, द्रव बनता है। तो उस द्रव से भी हम जो आकार देना चाहेंगे वो आकार देते हैं। इसलिए द्रव पदार्थ से जितनी भी वस्तुएं निर्मित होती है वो सब किस में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, रोटी तक भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है। क्योंकि रोटी को जब हम बनाते हैं तो आटा को क्या करते हैं, गूंथते हैं, उस पर द्रव पानी डालते हैं। वैसे पानी तो उबे करता है, दूध तो उबे करेगा द्रव्यवाचक में। यहाँ तक कि आपका बर्फ भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। क्योंकि बर्फ कैसे बनता है, पानी, पानी क्या होता है, द्रव होता है। तो जितनी भी वस्तुएं द्रव से निर्मित होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक। इसके बाद आखिरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या कह देंगे हम, जो संज्ञा के भावों को, गुणों को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक। जो संज्ञा के गुणों को, भावों को प्रकट कराए उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे, केवल ये संज्ञा के ही गुणों को नहीं प्रकट कराता, अपितु संज्ञा सर्वनाम के भाव और गुणों को प्रकट कराता है, दोनों को। जैसे हम यहां लिख देते हैं क्या, अपना। अपना एक क्या है, सर्वनाम है। तो इसको अगर भाववाचक बनाएंगे तो क्या कर देंगे, अपना का तो अपनापन कर देंगे या अपनत्व लिख देंगे। अब जैसे पुरुष है, पुरुष किस वाचक में चला जाएगा, किस संज्ञा में, तो पुरुष आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो पुरुष को अगर भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो क्या करेंगे, पुरुष का पुरुषत्व। ठीक। अब वीर का है, वीर का क्या हो जाएगा, वीरत्व। ठीक। नारी का क्या हो जाएगा, नारी कौन सी संज्ञा है, नारी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, तो नारी का क्या हो जाएगा, नारीत्व। सती का क्या कर देंगे, सती का सतीत्व। इस प्रकार से जो संज्ञा या सर्वनाम के भावों को प्रकट कराता है उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा।